और आइए अब शुरू करते हैं आपका पसंदीदा प्राइम एट 4 प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट की ऑप्टिमम डोज शाम 4 बजे ही आपको जिसमें मिल जाती है। आज प्राइम एट 4 में आपको क्या क्या दिखाई देने वाला है। दिल्ली में सियासी मैच फिक्स, अपराध पर पोस्टर पॉलिटिक्स। खबर प्राइम एट 4 आपको बताएगा। इजराइल का बदला ढेर हुआ नसरुल्लाह, लेकिन भारत में कौन मचा रहा है हल्ला, ये खबर भी आपके सामने रखूंगा। बाढ़ में डूबा पटना, लेकिन दिल्ली में सियासी चखना, ये खबर क्या है बताएगा आपको प्राइम एट 4। ये कठुआ में क्या हुआ आपको बताता हूं। कठुआ में एक रैली के दौरान 83 साल के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत बिगड़ गई थी। बाद में उन्होंने कहा था कि जब तक वो मोदी को हटाएंगे नहीं तब तक वो जिंदा रहेंगे। खड़गे का वो बयान अब सियासी घमासान में बदल गया है, लेकिन उससे पहले जरा देखिए। खड़गे का बयान अपमानजनक है, अमित शाह ने कहा है। कांग्रेस में पीएम मोदी के प्रति नफरत और डर है, ये बहुत स्पष्ट इस बयान से दिखाई देता है। खड़गे का ये बयान, खड़गे को उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उनकी तबीयत ठीक नहीं होने के इस क्रम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात पता चली तो उन्होंने उनके जल्द सेहतयाब होने की, जल्द उनकी तबीयत ठीक होने की प्रार्थना भी की। लेकिन वो उल्टे क्या कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी के हटने तक जीवित रहेंगे। ये बताता है कि वो नरेंद्र मोदी को अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट की तरह नहीं देखते, बल्कि उनसे नफरत करते हैं। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि यहाँ कठुआ में उनकी आयु भी काफ़ी ज़्यादा है, 83 साल के हो गए हैं, और कठुआ में वो भाषण दे रहे थे। इस दौरान उनको चक्कर सा आया, लेकिन मंच में जब कुछ देर बाद वो संभले तो उन्होंने कहा कि जब तक मोदी को हरा नहीं देंगे तब तक वो जीवित रहेंगे। और इसी पर यह सियासी जंग अब छिड़ गई। अब मेरे को तो 83 ईयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। अमित शाह ने यह भी कहा है कि वो खूब जिएं और 2047 तक भारत को विकसित होते हुए भी देखें। और खड़गे के बयान पर ये जो सियासी घमासान मचा हुआ है, इस पर गिरिराज सिंह ने क्या कहा है। मोदी हजारों साल तक दिलों पर राज करेंगे, राहुल गांधी को लंबा इंतजार करना होगा। गिरिराज ने पीएम मोदी को गरीबों का मसीहा भी बताया। कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस मोदी से नफरत नहीं, देश से मोहब्बत करती है। खड़गे साहब, नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहेंगे। कोई जिंदा रहे कोई मर जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो भारत में गरीबों के मसीहा के रूप में। बीजेपी को ये कब समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं बल्कि देश से मोहब्बत करती है, इसलिए चाहती है कि ये देश मोदी जी की विचारधारा और मोदी जी से मुक्त हो, वो प्रधानमंत्री के पद से हटें, ये हम चाहते हैं। और ये पूरा 67% देश भी यही चाहता है जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया। बिहार के 12 जिलों में बाढ़ से हाहाकार है। बिहार के दरभंगा में कोसी नदी पर बना बांध टूट गया। गंडक, महानंदा और कोसी नदी ने तबाही मचा दी है। बिहार में 1 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं। नेपाल में बहुत ज्यादा बारिश हुई है और बारिश के बाद बिहार के 12 जिलों में बाढ़ की स्थिति है और बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। नदियां उफान पर हैं, निचले इलाके पूरी तरह डूबे हुए हैं। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर, ऊंची जगहों पर जाने के लिए कहा है। बिहार में जल प्रलय की आहट ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। 1 लाख से ज्यादा लोग इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। नदियां किस तरीके से उफान पर हैं, निचले इलाके कैसे डूबे हुए हैं और कैसे एक डूबती हुई बच्ची को बचाया गया है, यहां इन तीनों तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। सुपौल, बिहार के सुपौल में बाढ़ और बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। अभी स्थितियां क्या हैं, हमारे संवाददाता साकेत ये ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। घर डूब गया। घर डूब का पानी घर में 3 दिन 4 दिया बुझा हो गए। तो 2-3 दिन से क्या खा पी रहे थे वहाँ? कुछ लोग रो रहे हैं, लोग बेहाल हैं और बिहार में तबाही की बड़ी वजह ये नदियां हैं। कितनी नदियां इस समय उफान पर हैं, एक बार फिर से देखिए। गंडक, बागमती, कोसी, गंगा और महानंदा, ये तमाम नदियां उफान पर हैं और इस वजह से बिहार में इस समय ये कहर आप देख रहे हैं। नेपाल में बारिश का पानी अब बाढ़ की शक्ल में
यहां बिहार में कई जगहों पर तबाही मचा रहा है और ऐसी आबादी जो इस बाढ़ की वजह से प्रभावित है, नदियों की वजह से प्रभावित है, वो 1 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है। बिहार में बाढ़ पर आरजेडी ने सरकार को घेरा है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, हमारी तैयारियां हर साल रिएक्टिव ही क्यों होती, प्रोएक्टिव क्यों नहीं होती? हम पहले से इस तरह की सिचुएशन को ध्यान में लाकर तैयारियां क्यों नहीं करते? हम हमेशा सिचुएशन के लिए रिएक्ट करते हुए क्यों पाए जाते हैं? बेहद चिंताजनक है। अलग अलग हिस्सों में भौगोलिक रूप से अगर आप देखें तो नेपाल से पानी छूटना ये पहली बार नहीं हुआ, लेकिन हमारी तैयारियां हर वर्ष रिएक्टिव होती है, प्रोएक्टिव कभी नहीं होती है। और विकराल बाढ़ पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने क्या स्टेटमेंट दिया है, वो भी देखिए। शासन प्रशासन पूरी नजर रखे हुए है और भारत सरकार भी बाढ़ आपदा से निपटने के लिए 11,000 करोड़ से ज्यादा जो दिया गया है। कल डीपीआर भी नेपाल के डैम के लिए बनाने का पूरी प्लानिंग चल रही है। इस बार प्रकृति की विपदा पर हम सब की एकजुटता, बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिल करके हम इसका निदान भी करेंगे। बिहार में बाढ़ के अभी क्या हालात हैं वो आपको मैं बताता हूं। सुपौल में कोसी बैराज पर पानी घट रहा है, तो वहीं भागलपुर में गंगा और कोसी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। मधेपुरा में स्थिति और बिगड़ने की आशंका है। सहरसा में कोसी पूर्वी तटबंध के पास निर्माण ध्वस्त हो गया है। पूर्णिया में भी इसी तरह के हालात हैं, जिसकी वजह से 4 गांवों का संपर्क यहां से टूट गया है। कटिहार में 100 से ज्यादा घर पानी से लबालब हैं। गोपालगंज में निचले इलाके के 43 गांव पानी से घिरे हुए हैं। दरभंगा में कोसी का तटबंध टूट गया, जिसकी वजह से कई गांव डूब गए। सीतामढ़ी में बागमती का तटबंध टूट गया, जिससे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं मधुबनी में कई गांव पानी में समा गए हैं और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली में अपराध को लेकर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर लगाए गए हैं पोस्टर्स में लिखा गया, बीजेपी ने गैंगस्टर्स की राजधानी बना दिया है इसे। राजधानी दिल्ली में बढ़ते अपराध के मुद्दे पर सियासत हाई है। आज सुबह दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आईटीओ और कुछ दूसरे इलाकों में पोस्टर्स लगे हुए मिले, जिसमें लिखा था कि बीजेपी ने दिल्ली को गैंगस्टर्स की राजधानी बना दिया है। हालांकि ये पोस्टर किसकी तरफ से लगाए गए हैं, किस पार्टी ने लगवाए हैं, ये स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन पोस्टर की जानकारी होते ही एजेंसियों ने इन्हें हटवाना शुरू किया। दिल्ली में सरकार तो आम आदमी पार्टी की है, लेकिन कानून व्यवस्था दिल्ली पुलिस और एलजी के हवाले है और यही वजह है कि बीजेपी पर पोस्टर के जरिए निशाना साधा गया है। राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर पोस्टर्स लगाए गए हैं। इस तरीके से देखिए, भाजपा ने दिल्ली को बनाया गैंगस्टर्स की राजधानी। कुछ इस तरीके से जो पोस्टर्स हैं वो राजधानी दिल्ली की सड़कों पर लगाया गया है और अब देखिए इस पोस्टर्स को फाड़कर हटाया जा रहा है। नीचे कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है कि भाजपा ने दिल्ली को बनाया गैंगस्टर्स की राजधानी। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिली हैं, इसके अलावा जिस तरीके से जो वारदात दिल्ली के अंदर बढ़ी है उसको लेकर देखिए यहाँ पर जो पोस्टर वॉर है वो अब शुरू हो गया है। दिल्ली में पोस्टर पर पॉलिटिक्स और तेज हो गई है। सौरभ भारद्वाज ने एलजी पर निशाना साधा है, कहा है दिल्ली की कानून व्यवस्था का क्या हाल कर दिया गया है। सिसोदिया ने कहा है बीजेपी ने दिल्ली को गैंगस्टर्स की राजधानी बना दिया है। बीजेपी ने पलटवार किया, कहा सबसे ज्यादा गुंडे आम आदमी पार्टी में। दिल्ली की सरकार के मंत्री गुंडे बदमाश बन चुके हैं। दिल्ली की सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री लुटेरे बन चुके हैं। तो ये बिल्कुल सही है, बनी तो है दिल्ली लुटेरों का शहर, लेकिन वो केजरीवाल के कारण और केजरीवाल ने ही बनाया गैंगस्टरों की राजधानी। अब गैंगस्टर तो सबसे बड़े यही हैं जो शराब घोटाले करते हैं, अफसरों को पीटते हैं, चीफ सेक्रेटरी को पीटते हैं, एक मेंबर पार्लियामेंट को पीटते हैं। तो गुंडे तो सारे आम आदमी पार्टी के घर में ही रहते हैं। तो इसीलिए जब गुंडों का घर ही आम आदमी पार्टी है तो फिर गुंडों की राजधानी तो कही जाएगी ये। और असल में किन वारदातों की वजह से ये बात कही जा रही है, क्यों ये पॉलिटिकल घमासान दिखाई दे रहा है, इसकी वजह भी जान लीजिए। 28 सितंबर को नारायणा में कार शोरूम पर फायरिंग हुई। 28 सितंबर को ही महिपालपुर में होटल के अंदर फायरिंग हुई। 27 सितंबर को नांगलोई में अपराधियों ने मिठाई की दुकान को निशाना बना दिया। 12 सितंबर को दिल्ली के पॉश कहे जाने वाले इलाके ग्रेटर कैलाश में एक जिम मालिक की हत्या कर दी गई। और ये तो इधर की घटनाएं हैं। पिछले कुछ दिनों से गाहे बगाहे इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जिससे ये दोनों ही तरफ की पॉलिटिकल पार्टीज को कहने का मौका मिल गया है कि यहां अपराध इस समय राज कर रहा है और इसकी वजह अमुक पार्टी है। और आगे साइबर ठगी के केस में लुधियाना पुलिस को कई बड़ी कामयाबी मिली है। डिजिटल अरेस्ट करके 7 करोड़ रुपए ठगने वाले लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस
ने 2 लोगों को पकड़ा है। 5 करोड़ 25 लाख रुपए इनके पास से बरामद भी हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि इस गैंग के 7 दूसरे मेंबर्स भी आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि ये सभी 9 मेंबर्स असम और पश्चिम बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ठगों ने वर्धमान ग्रुप के मालिक एसपी ओसवाल को 7 करोड़ रुपए का चूना लगाया। इस दौरान उन्हें फेक सीबीआई बनकर कॉल किया गया, फर्जी अरेस्ट वारंट दिखाया गया, डिजिटल अरेस्ट किया गया और इसके बाद पुलिस ने 48 घंटों के अंदर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਿ 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, 5 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 5 ਦੋਸ਼ੀ 7 ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰ ਕਰ। ठगों के जाल में वर्धमान ग्रुप के मालिक फंस कैसे गए? क्योंकि ये सभी लोग तो जाहिर है समझदार माने जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि ऐसे लोग भी ठगों के जाल में फंस जा रहे हैं? ये जरा देखिए। असल में ठगों ने पूरी जानकारी पहले जुटाई और उसके बाद ये जाल बुना। पहले सीबीआई ऑफिसर बताकर वीडियो कॉल की गई, सुप्रीम कोर्ट के फर्जी ऑर्डर और वारंट का डर दिखाया गया, वीडियो कॉल पर फर्जी अरेस्ट वारंट भी दिखाया गया और ठग अंग्रेजी में उनसे बात कर रहे थे ताकि किसी तरह का शक ना हो। बात करने का तरीका भी ऐसा था कि वो ऐसा लग रहा था कि वो प्रोफेशनल और अपने डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। बातचीत के दौरान ठगों ने प्रॉपर्टी सील के ऑर्डर और गिरफ्तारी के वारंट भेजे। शातिर ठगों ने सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ ईडी, सीबीआई, कस्टम विभाग का भी हवाला दिया और इन्हें इन सरकारी एजेंसियों के कामकाज के तरीके का पूरा पता था। बातचीत के दौरान ओसवाल और उनकी कंपनी को बदनामी का डर दिखाया गया। केस से बचने के लिए ठगों ने 7 करोड़ रुपए उनसे मांगे, जो कि उन्होंने उनके प्रभाव में आकर दे दिए। और यह खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद के एक घर के बाहर बच्ची का अपहरण हुआ। फिल्मी स्टाइल में बच्ची को बदमाश ले भागा। परिवार ने बच्ची के मामा पर आरोप लगाया है। किडनैपिंग का हैरान करने वाला सीसीटीवी सामने आया है। वीडियो के आधार पर जांच में जुटी हुई है पुलिस। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची अपनी दादी के पास खड़ी हुई है। अचानक एक नकाबपोश वहां पहुंचता है, एक महिला भी आती है और घर के बाहर खड़ी बच्ची को साथ ले जाते हैं दोनों। आसपास मौजूद लोगों ने आरोपी को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो तेजी से वहां से निकलकर भाग गया। हालांकि अब लोनी पुलिस कई धाराओं में मामला दर्ज करके आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर चुकी है। आरोपी और उसके साथियों की तलाश हो रही है। और ये खबर अहमदाबाद से। अहमदाबाद में नशे में धुत युवाओं ने कैसे कोहराम मचाया, जरा देखिए। शिवम सोसाइटी है यहाँ की, जहां पर आरोपियों ने कोहराम मचाया। आरोपियों ने तलवार लेकर सोसाइटी के अंदर, आप देखिए, कैसे हंगामा काटा। शराब पार्टी पर टोकने को लेकर उन्होंने बवाल मचाया। सोसाइटी में गाड़ियों और फ्लैट्स पर उन्होंने पत्थर बरसाए। अहमदाबाद के चाणक्यपुरी इलाके का ये मामला, जहां शराब के नशे में धुत युवकों ने सोसाइटी में जबरदस्त हंगामा किया और फिर पत्थरबाजी की और तलवारें भी चलाई। बताया जा रहा है कि हमलावर सोसाइटी के गेट पर चढ़ गए और सुरक्षा गार्ड पर भी हमला बोल दिया। शराब के खरीदे बेचे जाने पर पाबंदी है। वहां देखिए ये सब क्या हुआ। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं कि ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ। अहमदाबाद की शिवम सोसाइटी में ये पूरा बवाल हुआ। शराब पार्टी के बाद आरोपियों ने हंगामा किया। सोसाइटी के फ्लैट नंबर B205 में ये पार्टी हो रही थी। पार्टी में 15 से 20 की संख्या में लोग शामिल थे। नशे की हालत में आरोपी सोसाइटी में घूम रहे थे और जब सोसाइटी के लोगों ने उनसे पूछताछ की, उन्हें टोका तो वो भड़क गए। इसके बाद आरोपियों ने सोसाइटी में जमकर बवाल मचाया। सोसाइटी के लोगों पर पथराव शुरू कर दिया और सोसाइटी के गेट पर आरोपी तलवार लहराने लगे। उन पर सोसाइटी की लड़कियों से भी बदतमीजी का आरोप है। आरोपियों ने सोसाइटी के लोगों पर कार तक चढ़ाने की कोशिश की। और मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जा रहा है। 8 अक्टूबर को मिथुन चक्रवर्ती को यह अवार्ड मिलेगा। सिनेमा में योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। जाने माने एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को इस साल दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। मिथुन चक्रवर्ती को यह अवार्ड 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के दौरान 8 अक्टूबर को मिलेगा। मिथुन चक्रवर्ती ने भारतीय सिनेमा में अद्भुत कंट्रीब्यूट किया है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से इन्हीं वजहों से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। सच बोलूं कि मेरे पास कोई भाषा ही नहीं है। ना मैं हंस सकता हूं, ना मैं खुशी से रो सकता हूं।
इतनी बड़ी चीज़ है, कैसे जहाँ से मैं आ रहा हूँ कोलकाता के, कि कैसे एक ब्लाइंड लेन से फुटपाथ से लड़के इधर आया हूँ, उस लड़के को इतना बड़ा सम्मान मैं सोच भी नहीं सकता। लिटरली मैं बागरूद हो गया। बस इतना बोल सकता हूँ, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मैं अपने फैमिली को और मेरे फैंस पूरे विश्व में जहाँ भी हैं उन सभी को। मिथुन दा एक ऐसे एक्टर और एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने जीवन में संघर्ष के बाद, बड़े कड़े संघर्ष के बाद अपनी ऐसी पहचान बनाई पूरे सिने जगत में, जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए आज उनको जो अनाउंसमेंट हुआ है, ये हमारा सौभाग्य है कि मिथुन दा जैसे कर्मठ, जैसे सजग और समाज के प्रति भावना रखने वाले ऐसे एक एक्टर को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। और ये खबर पुणे से। और अंबाला से प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगाया। प्रियंका ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, जो संविधान को बदलने की बात करते हैं उन्हें आप बदल डालिए। ये सम्मान की लहर पूरे प्रदेश में फैली हुई है। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। इस संविधान ने आपको सम्मान दिया है, इस संविधान ने आपको हक दिया है, अधिकार दिया है। इस संविधान को बदलने वाले जो बात करते हैं कि इस संविधान को बदलेंगे, उनको आप बदल डालें। ये सम्मान की लहर जो पूरे प्रदेश में फैली हुई है, इसको और भी मजबूत बनाइए। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। और अग्निवीर पर राहुल ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया है। ये अग्निवीर स्कीम नहीं, ये पेंशन चोरी करने का तरीका है। अग्निवीर के जेब से पैसा छीना गया है, कहा राहुल गांधी ने। ये अग्निवीर स्कीम नहीं है, ये गलतफहमी में मत रहिए। ये जवानों की पेंशन चोरी करने का तरीका है, सीधी सी बात है। जो नॉर्मल जवान होता है उसे पेंशन दी जाएगी, पूरी जिंदगी उसे पेंशन दी जाएगी। जिसको अग्निवीर नाम दिया है उसे पेंशन नहीं मिलेगी। मतलब अग्निवीर से उसके जेब से पैसा छीना गया है।